Good morning, dear students, and I welcome you on Filler Farm Ape. I hope you everybody will be very fine. And okay, so without getting delay, let's start today's class. Everyone, okay, okay. See, so जो हमारा टॉपिक चल रहा है कल्चरल स्टडीज, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो राइटर अपनी थीम और प्लॉट लेकर लिखते हैं उसके अलावा भी जो समाज में हो रहा है और किस तरीके से एक थ्योरी चलती है कुछ जो इंटेलेक्चुअल है अपने आप को मानते हैं कहते हैं किस तरीके से रूल किया जा रहा है 10% लोग और 90% का जो हम रेशो देखते हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन के आधार पे उत्पादन के संसाधनों के आधार पर जिनके हाथ में उत्पादन के संसाधन होते हैं या ये कह सकते हैं रिसोर्सेज है प्रोडक्शन है ना वो लोग क्या करते हैं कि वो उसको कार्ल मार्क्स जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने कैपिटलिस्ट का नाम दिया है। ठीक है, हाँ, यस, गुड मॉर्निंग ऋतुराज, पूजा, एवरीवन, है ना, एवरीवन गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कल्चरल स्टडीज और बहुत शानदार हमारा कंटेंट भी आ रहा है। चलिए, ये नोट्स और ये सारी फैसिलिटीज आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती है। सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गो थ्रू दी क्लास, है ना। चलिए, ठीक है। सी, सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। आप देखिए, एंटोनियो ग्राम्स्की, कल हम ग्राम्स्की के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस on this topic. He was basically Marxist thinker and he was basically from Italy. है ना, the concept of hegemony he has given और उनका मानना था कि मैन इज नॉट रूल्ड बाय फोर्स बट अलोन बाय आइडियाज, है ना। ये हम देख चुके हैं, यस्टरडे वी हैव सीन। और ये सारी एक और इनका कथन यहाँ पर ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ऑल मेन आर नॉट आर इंटेलेक्चुअल्स बट नॉट ऑल मेन हैव इन सोसाइटी द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है। See, चलिए, तो ये सारे हैं आइडियोलॉजी। हमने कल देखा था कि बिलीफ सिस्टम होता है समाज में, एक बिलीफ सिस्टम के आधार पे काम करता है। आप देखिए, पूरा समाज एज अ ह्यूमन बीइंग एक बिलीफ सिस्टम, एक वैल्यूज, कुछ एथिक्स, एथिकल नॉर्म्स, है ना, ट्रेडिशन, कस्टम्स ये डेवलप हो चुके हैं जिसके आधार पर पूरी दुनिया में क्या है, एक 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 ह्यूमन सोसाइटी के रूप में हम लोगों ने ये किया है। तो एक आइडियोलॉजी काम करती है, सेंस ऑफ परसेप्शन, कंसियसनेस है, ये सब काम करता है। ठीक है, जो मनुष्य बोलता है, कहता है, इमेजिनेशन करता है, ये सब क्या है, सेट ऑफ आइडियाज होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं। ये कल हम देख चुके हैं। उसके बाद में पावर की बात करी है तो पावर में यही है, हमने ये देखा है कि जो पावर जो पूरा द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज द हिस्ट्री ऑफ पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल की ही पूरी हिस्ट्री आप देखेंगे, जितना भी हम देखें तो ज्यादातर हमें पावर स्ट्रगल के बारे में हिस्ट्री दिखाई देती है। और इसमें ये कहते हैं कि जो पावर होती है वो कैपिटलिस्ट के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? कैपिटलिस्ट के हाथ में होती है, या अपर क्लास आप जिसको हम कहते हैं। ठीक है, बाकी वर्किंग क्लास जो है उनके स्लेव या उनके आधार पे उनके हिसाब से चलते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये सारा ये है ना, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल डोमिनेशन जो होता है ना, वही लोग क्या है, पावर में होते हैं और बाकी लोगों को कंट्रोल करते हैं। कुल मिला के इस तरीके से पावर स्ट्रक्चर जनरेट होता है। ये सारी चीजें हमने कल्चरल स्टडीज में कल देखी है। ठीक है, माइकल फूको, ये सब हेजीमनी। हेजीमनी में भी हमने देखा है कि द कंट्रोल बाय वन कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन ओवर द अदर कंट्रीज विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, दैट इज हेजीमनी। ये हम कल देख चुके हैं। गुड मॉर्निंग सुनील, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो फेमिनिज्म के बारे में बात करा है। फेमिनिज्म या नारीवाद, यानी आपने देखा है कि सदियों पहले से ही मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं को दोयम दर्जे का माना गया, या यूं कहे कि सेकेंडरी दर्जा मिला, या जैसा कि उनको बहुत सारे राइट्स नहीं थे, उनको अपने इंटेलेक्ट को व्यक्त करने का, डिस्प्लेज करने का क्या उनको अवसर नहीं मिलता था। तो अब बाद में क्या हुआ है कि फेमिनिज्म की ओर भी लोगों ने
ध्यान दिलाया कि मेल फीमेल दोनों इक्वल हैं, जेंडर इक्वालिटी शुड बी देयर, there should not be any kind of exploitation with the women. These concepts have been developed by many intellectuals, many writers, and this is called feminism. I hope you understand it. Everything is fine. Audio, video, everything is fine. Once again, confirm me. Let's move ahead. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट कैन बी मोर क्लियरली कनेक्टेड टू द मूवमेंट ऑफ वोटिंग एंड लीगल राइट्स. वन मोर थिंग, as I told you in at the beginning, in ancient or middle age, there, women um, would not have been given voting rights, legal rights, etc. है ना, आप देख सकते हैं. तो so this was the movement, है ना, ये आपको ध्यान रखना है. It can be broadly divided into two feminist thinkers, French feminist and Anglo-American feminist. ठीक है, तो दिस वी हैव सीन ऑलरेडी. यहाँ पर मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट की हम बात करेंगे. विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये इनका वर्क है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. ठीक है, ये आपको देखना है, अलग अलग वेव्स थी शुरुआत में फेमिनिज्म को लेकर के, और आज मॉडर्न एज चल रहा है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है. मैरी वॉल्टन क्राफ्ट, तो इनको फिर से हम री स्टडी कर रहे हैं यहाँ से. ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मैरी वॉल्टन क्राफ्ट. स्टूडेंट रिवीजन थोड़ा सा जरूर होता है, इसलिए ब्रीफ से 2-3 मिनट का मैं रिवीजन, क्विक रिवीजन करता हूँ, ताकि आप लोगों को, क्योंकि आगे पार्ट पीछे से पार्ट ना हो, आपको मेरे जो वीडियोस है उसकी खासियत ये रहेगी कि हम लोग क्विक रिवीजन करके आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, 2-3 मिनट का रिवीजन पीपीटीज और ये हो जाती है तो हमें रिकॉल हो जाता है. मैं राइट. चलिए, मेरी वॉल्टन क्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं. शिवा, अब देखिए ये कब उनका जन्म हुआ, 1759 और 1759 टू 1797. आइए देखते हैं. Wollstonecraft was a prolific feminist critic and philosopher who gained her popularity with the publication of A Vindication of the Rights of Women in 1972. ठीक है, तो ये इनका ये वर्क है, ये आपको ध्यान रखना है, और जो पब्लिश हुआ था 1792 में. मैरी शेली वाज द डॉटर ऑफ, देखिए मैरी शेली भी राइटर है, आप देखिए, मैरी शेली वाज द डॉटर ऑफ मैरी वॉल्सनक्रॉफ्ट एंड विलियम गॉडविन, है ना, इनकी बेटी है ये भी. When Wollstonecraft died in childbirth, ठीक है, ये देखिए, Godwin wrote a memoir, है ना, यानी ये जो है बच्चे के जन्म के दौरान इनकी मृत्यु हुई है, तो उस समय गोडविन ने लिखा क्या, रॉट मेमोयर, एक मेमोयर लिखा क्या, which discusses her love affairs with Henry Fuseli and Gilbert Emily that made Wollstonecraft private life public and brought disgrace to her. ये गोडविन ने क्या करा कि उनकी, ठीक है, तो सुनील जी बाकी है ना, वो हो सकता है, आप जरूर मैनेजमेंट से संपर्क करें, है ना, फिलर फॉर्म मैनेजमेंट से संपर्क करें. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इनके प्राइवेट लाइफ को, मतलब एक तरीके से इनका कहना था कि जो मैरी वॉल्सनक्रॉफ्ट है उनका रिलेशन कहीं ना कहीं हेनरी फ्यूजिल और गिलबर्ट के साथ में था. तो इस तरीके से इनकी प्राइवेट लाइफ सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं इनके प्रति थोड़ा सा डिस्ग्रेस लोगों में आ गया था. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. Wollstonecraft work critiques the opposition of women in a patriarchal setup, which is highly, है ना, देखिए, मिस ऑर्गेनिस्टिक, माइसोगाइनिस्टिक, सॉरी, है ना, मिस माइसोगाइनिस्टिक इन नेचर. कहने का मतलब ये है वर्क क्रिटिक्स द पोजीशन ऑफ वुमेन इन पेट्रियार्कल सिस्टम, है ना. देखिए, आप देखिए पेट्रियार्कल सिस्टम में क्या है, एक तो गायनेस्टिक होता है जो महिलाओं की बात करता है, और मिस गायनेसिस्ट आप कह सकते हैं जो महिलाओं के विपरीत बात करता है. कहने का मतलब है पेट्रियार्कल सिस्टम में जो महिलाओं की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ वुमेन इन अ पेट्रियार्कल सेटअप, रियली इट इज अ यू कैन से position of very, you say, it is situation is very not very bad, we can say, but it is not good. Condition is very critical. आप कह सकते हैं कि अभी तो ठीक है, पहले और ज्यादा ये था,
जो पैट्रियार्कल सिस्टम है जिसमें पुरुषों को महत्व दिया जाता है, पुरुषों की बात सुनी जाती है, घर में पुरुषों की चलती है, कहने का मतलब है पूरा समाज जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है, सेकेंडरी है। तो इसी को लेकर के इन्होंने चिंता व्यक्त करी थी, है ना। हर राइटिंग सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोटो फेमिनिस्ट अप्रोच, है ना, प्रोटो फेमिनिस्ट अप्रोच which tends to discuss how women accept their subjugation and accept slavery as a duty। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। एक तरीके से इन्होंने जो वाल्टन वाल्स्टन क्राफ्ट है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाओं ने, है ना, अपने सब्जुगेशन को यानी अपनी कमी को, अपने आप को कमजोर बताने वाली जो बातें समाज में पुरुषों ने फैलाई है उसको किस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और वो क्या है, ड्यूटी को उन्होंने एक स्लेवरी के रूप में, या यूं कहे स्लेवरी को ड्यूटी मान लिया, ड्यूटी को स्लेवरी मान लिया, जैसा भी आप समझ ले। किस तरीके से महिलाओं ने एक तरीके से भाई महिलाओं को कह दिया, है ना, वुमेन हैव बीन सेड that you are your work is limited to home only, and you have to work at home whole day, you have to cook food, you have to look after the children, you have to look after the other family members। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, और you cannot go outside, you cannot work outside, you do not have that much capacity, you do not have that much skill ability। This kind of thinking have been developed by patriarchal setup by the male candidates of the family, and the women easily accepted these things। है ना, महिलाओं ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, हाँ ठीक है, मेरे को घर ही रहना है ना, खाना बनाना है, किचन तक सीमित रहना है, घर परिवार में बच्चों का, परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें किस तरीके से वही तो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, आइडियोलॉजी हो गई है, बिलीफ सिस्टम डेवलप कर दिया कि महिलाएं कमजोर होती है ये। लेकिन आज, है ना, ये जो था ये चला आ रहा था, लेकिन अब आप देखिए, इससे थोड़ा हट के बात करें तो आज आप देखिए महिलाएं कलेक्टर है, एसपी है, प्रधानमंत्री रही है, राष्ट्रपति रही है, दुनिया में राज कर रही है ना, क्रिकेटर है, प्लेयर है, देयर आर सो मेनी प्लेसेस, है ना। आप अंतरिक्ष में आप ये मतलब जो अभी चंद्रयान है उसमें महिलाएं भूमिकाएं निभा रही है, साइंटिस्ट में, है ना। तो पॉलिटिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स रूप से देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि आज दौर बदल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बता, ये कल्चरल स्टडीज का पार्ट है, यहाँ पर आपको ये समझना है, क्या समझना है कि किस तरीके से महिलाओं ने अपने सब्जुगेशन को और अपनी ड्यूटी, स्लेवरी को, गुलामी को क्या मान लिया, ड्यूटी मान लिया, या उनको जो ड्यूटी सौंप दी गई समाज के द्वारा, पुरुष प्रधान समाज के द्वारा, बिना मतलब उसमें सच तर्क किए, सोचे विचारे, क्या है, अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। लेकिन नहीं, आज मॉडर्न एज में क्या हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। तो वाल्टन वाल्टन क्राफ्ट लेड स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। ये देखिए, तो इन्होंने कहा कि महिलाओं को क्या देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, एजुकेशन का महिलाओं के लिए बेहद महत्व है ना, इस बात पर जोर देते हैं। इन अ vindication of the rights of women, Wollstonecraft rejects the conventional approach, है ना, which categorized women as a naturally weak and inferior to men। यानी इनका जो वर्क है ये इन अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये जो इनका वर्क है ना, इस वर्क में वॉल्सन क्राफ्ट ये रिजेक्ट करती है कन्वेंशनल अप्रोच को ये रिजेक्ट करती है, जिसमें जो कैटेगराइज करता, महिलाओं को विभेद करता है कि महिलाएं क्या होती है पुरुषों से, वीक एंड इंफीरियर टू वुमेन। वीक एंड इंफीरियर टू मेन का मतलब है कि यहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं नेचुरली वीक होती है, कमजोर होती है, यानी बिल्कुल नेचुरली कमजोर होती है, ऐसा कहते हैं, है ना। तो इस बात को क्या है, वॉल्टन क्राफ्ट क्या करती है, रिजेक्ट करती है। अब देखिए एक बार फिर से पढ़ें कि इन विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, Wollstonecraft rejects the conventional approach, conventional approach, which categorized women as a naturally weak and inferior to men। Hmm. She sees education as the only means। बेटा देखिए, लिसन, है ना, आप लोग देखिए, यहाँ पर मेरी वॉल्सन क्राफ्ट कहती है कि एजुकेशन इज द ओनली मीन्स दैट कैन इनेबल वुमेन to participate in society
and believes that it is the lack of education that keeps women in a secondary position. कितनी प्यारी बात लिखी है कि ये एकमात्र एजुकेशन है, ये शिक्षा ही वो एकमात्र रास्ता है जिससे महिला समाज में भागीदारी कर सकती है और अपना विश्वास मतलब अपने आप में ये विश्वास कर सकती है कि ये शिक्षा की कमी के कारण ही मतलब महिलाओं को सेकेंडरी दर्जा दिया गया है, सेकेंडरी पोजीशन दी गई है। It means if every woman get education, will get education, definitely the educated woman will be more active, more you can say more active, more responsible. आप ये कह सकते हैं कि more she will be you can say having much courage to oppose the negative things against her, है ना? उनके खिलाफ जो भी नेगेटिव हो रहा है उसके लिए वो क्या कर पाएगी, अपोज कर पाएगी, है ना? आपसे कहा जाएगा कि आप घर से, है ना, यहाँ मत जाइए, वहां मत जाइए, यू कैन, if you are educated, a woman is educated, you can say no, now I am confident, I have right to go there and I believe on myself, ठीक है? एंड तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, her idea that women play a crucial role in shaping a society by her participation in bringing up children was downrightly rejected by the Marxist feminist thinker. देखिए, bringing up the children, है ना? ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थिंकर से सोचते हैं कि महिलाओं का जो है मुख्य भूमिका है बच्चों को अपग्रेड करने में, बच्चों को बड़ा करने में, है ना? तो इसको वो रिजेक्ट करती है कि जो क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ सोसाइटी बाय हर पार्टिसिपेशन, है ना? शेपिंग अ सोसाइटी, बस जो समाज के निर्माण में महिलाओं की केवल ये भूमिका कि बच्चों का ध्यान रखे, बच्चों के अपग्रेशन में ध्यान रखे, तो वहां तक सीमित नहीं है महिलाएं। महिलाएं आप देखिए आज वर्किंग कल्चर में, आप देखिए बड़े बड़े जॉब में है, बड़ी बड़ी पोस्ट है, होल्ड कर रही है, मुख्यमंत्री है ना, राज्यपाल है, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है ना, और सेक्रेटरी है, कलेक्टर है, एसपी है, और इसके बावजूद इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के साथ साथ वो अपने घर की जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छे से निभाती है। तो these are the things, these all ideas are related to cultural studies. I hope you understand it. तो यहाँ पर हम मेरी वाल्टन क्राफ्ट के कुछ वर्क देखिए, यहाँ पर ये सारे वर्क हैं, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ठीक है, विद रिफ्लेक्शन ऑफ फीमेल कंडक्ट इन द मोर इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ लाइफ, है ना? इतना बड़ा है। ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ विद कन्वर्सेशंस calculated to regulate the affections and from the mind to truth and godness. A female reader 17 ये छोटे छोटे ये वाले जरूर याद रखेंगे आप, है ना? A female reader 1789, a female reader, a vindication of the rights of men in a letter to the Right Honorable Edmund Burke, a vindication of the rights of women with strictures on moral and political structure, ठीक है? तो ये दोनों ही वही है, और हिस्टोरिकल एंड मॉरल व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द इफेक्ट इट हैज प्रोड्यूस्ड इन यूरोप, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस और नो? जो वर्क है, बहुत सारे इनके वर्क है ना? ये आप लोग जरूर देख लें एक बार, ठीक है? इनके नाम से ही, वर्क से ही हमें पता चल जाएगा, ठीक है? ये सारे वर्क है, मोरल कन्वर्सेशन एंड स्टोरीज, ये इसको देख लेना। तो द फेमिनिस्ट पेपर्स, ये भी जरूर याद रखना आप। वुमेन एंड एजुकेशन, इसको ध्यान रखना, ठीक है? अब हमारा एक नेक्स्ट राइटर है साइमन टी, है ना, बेवियर। आई होप यू हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस राइटर। 1908 में इनका जन्म हुआ है ना, साइमन टी बेवायर। अब देखिए 1986 में साइमन टी, अब इनका एक बहुत फेमस कोटेशन है, बहुत ही, अब है ना, आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है, मुंह जबान याद होना चाहिए। वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन। ये देखिए, वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन, साइमन डी, है ना, बेवियर। साइमन डी बेवियर ये कहते हैं, है ना, और इनकी बुक है द सेकंड सेक्स,
ठीक है, इनकी ये बुक का नाम भी कई बार पूछा गया है, आपको जरूर याद रखना है। द सेकंड सेक्स लिखा गया है साइमन डी के द्वारा। एक कोटेशन आपको याद रखना है, वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आई हैव गिवन एन इंटरव्यू इन द यूनिवर्सिटी, है ना, एक यूनिवर्सिटी का मैंने इंटरव्यू दिया था। आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहे। आई हैव गिवन इंटरव्यू ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा मुझसे पूछा था इंटरव्यू बोर्ड ने कि द सेकंड सेक्स हूँ बाय हुम दिस बुक वाज रिटन, इस तरीके से, है ना, आपको याद रखना है साइमन डी बीवेयर। तो इसमें क्या हो रहा है, साइमन डी क्या बात करते हैं, देखिए। द वेल अक्लेम्ड फेमिनिस्ट, है ना, ये भी फेमिनिस्ट है, और कहाँ से, बेसिकली फ्रांस। साइमन de Beauvoir continues to remain the most quoted feminist of all time, है ना, सबसे ज्यादा इनको ये फेमिनिस्ट का दर्जा दिया जाता है, बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट है ना। डे बेवियर आल्सो लॉन्च्ड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड, ये देखिए, नॉलेज फेमिनिस्टिस, है ना, ये इनका महिलाओं को समर्पित है, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। एंड जर्नल ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी क्वेश्चंस, ये देखिए, ये दो चीजें हैं, एक तो क्वेश्चंस फेमिनिस्ट और नॉलेज फेमिनिस्ट, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं महिलाओं को समर्पित था। हर राइटिंग्स मार्क द शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट वेव, ये देखिए, है ना, her writings mark the shift from first wave feminism to second wave feminism। फर्स्ट वेव है ना, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म टू सेकंड वेव। फर्स्ट वेव में आप देखिए, है ना, शुरू में महिलाओं ने कहा कि हमें बाहर निकलने दे, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें वोट का राइट दीजिए, हमें आप देखिए वोटिंग के साथ में हमें कुछ और अधिकार दीजिए, लीगल राइट, प्रॉपर्टी में राइट्स, इस तरीके से। और जो हमारा सेकंड वेव हम देखेंगे, तो उसमें महिलाएं क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही है, पॉलिटिक्स में आ रही है, उद्योग धंधों में आ रही है, घर से बाहर निकल करके। अब वोटिंग, आप केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है साइमन जी जो बात करते हैं, वो सेकंड वेव में फेमिनिज्म शिफ्ट हो जाता है। द सेकंड सेक्स पब्लिश्ड इन 1949, ये जरूर याद रखिए, ये बुक जो पब्लिश हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये देखिए 1949 में, became the most influential work of 20th century when women were struggling for their legal and political rights and urging for equality in France। ये देखिए, जब महिलाएं 20th सेंचुरी में अपने लीगल राइट्स को लेकर के, पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के संघर्ष कर रही थी, है ना, फ्रांस में इक्वालिटी को लेकर के बात हो रही थी, तो उस समय क्या है, ये जो बुक है द सेकंड सेक्स, ये पब्लिश हुआ 1949 में, और बहुत ज्यादा लोगों को इम्प्रेस किया था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। The second sex represents the position of women in a patriarchal society। ये देखिए, क्या क्या बताता है ये, position of women in a patriarchal society where women are always discriminated against on the ground of their gender and occupy the second position in the male dominated society। क्लियर, सारी बातें क्लियर, जो मैं बताते चल रहा हूँ स्टूडेंट, जो मैं बताते चल रहा हूँ, सारी बातें क्लियर हो रही या नहीं, वंस अगेन कंफर्म नहीं। इजीली अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो राइटर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेहतरीन है ये, एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, और इतना व्यवस्थित तरीके से कंटेंट, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें मिल रही है। यस और नो, यू अंडरस्टैंड? यस, ओनली वन रिस्पॉन्स इज देयर, व्हाट अबाउट अदर्स, रितु, सुनील, अनदर? यस, ठीक है, वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द सेकंड सेक्स में क्या है, उन्होंने महिलाओं की जो स्थिति पैट्रियार्कल सोसाइटी में है, महिलाओं के साथ में जो डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है, और किस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर, है ना, जेंडर के आधार पर, और इस तरीके से उनको क्या है, सेकंड पोजीशन का दर्जा दिया जाता है, उसको जो है उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस बुक में लिखा है। ठीक है, चलिए। Beware argues that men are capable, ये देखिए क्या आर्ग्यू करते हैं, men are capable of mystifying women and this mystification and stereotyping of women boost patriarchy and assure their suppression and domination. On the contrary, also accept this stereotype and become an instrument of their own oppression।
कितनी बड़ी बात कह रही है, क्या आर्ग्यू कर रही है यहाँ पर विवेल? वो कहती हैं that men are capable of mystifying women, and this mystification and stereotyping of women boost patriarchy. वो कहती है कि पुरुष जो होते हैं मेन, आप देखिए है ना, पुरुष प्रधान जो लोग हैं वो क्या करते हैं, महिलाओं को आप एक तरीके से मिसगाइड करते हैं, मिस्टिफाई करते हैं, उनको एक ये विश्वास दिलाते हैं, स्टीरियोटाइप, एक उनके अंदर एक अंधविश्वास या आप कह लो एक तरीके से, मतलब बिना कुछ सोचे तर्क करने की क्षमता नहीं है। पुरुषों ने ये विश्वास दिला दिया कि आप क्या हो, आप कमजोर हैं, आप क्या हो, आपका सेकंड पोजीशन है, आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, आपको घर में रहना है। ये विश्वास दिला दिया, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया पुरुषों ने महिलाओं के अंदर। तो उसके कारण क्या हुआ है, पेट्रियार्की सिस्टम बूस्ट होता है, और यही कारण है कि इससे उनका क्या है, सप्रेशन होता है, डोमिनेशन होता है। सप्रेशन मतलब उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। और इसी से क्या होता है कि महिलाएं क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर ओन ऑपरेशन, यानी अब ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर है अपने खुद के शोषण का वो खुद इंस्ट्रूमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पुरुषों ने ऐसा कहा है और महिलाएं फिर विरोध नहीं कर पाती। आइडियोलॉजी में भी हमने यही देखा है, एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर दी महिलाओं के लिए कि भाई आपका ये दर्जा है, आपका ये काम है, आप यहाँ तक लिमिट है, आपकी यहीं तक लिमिट है, इससे आगे आपकी लिमिटेशंस नहीं है। पुरुषों ने उनकी लिमिटेशंस मान दी, है ना, और वो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और उस यही कारण है कि उन्होंने जो है अपने स्वयं के शोषण के लिए वो खुद भी कई बार क्या है, विच बुक, विच बुक, ठीक है, विच बुक डिड यू रीड यस्टरडे? देखिए आप समझ में आ रहा है, तुम कई बार ऐसा कहते हैं कि महिलाएं भी खुद अपने शोषण के लिए जिम्मेदार होती हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। This text establishes with great clarity the fundamental questions of modern feminism, where a woman tries to herself by saying, I am a woman, no man would do so। है ना, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या है, दिस टेक्स्ट एस्टेब्लिश विद ग्रेट क्लैरिटी द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म। ये देखिए, मॉडर्न फेमिनिज्म वेयर आई अ वुमन ट्राइज टू सेल्फ बाय सेइंग आई एम अ वुमन एंड नो मैन वुड डू सो। महिला हूँ और कोई व्यक्ति क्या है, कोई पुरुष ऐसा नहीं कर सकता है। वेरी नाइस, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, समझ में आया साइमन डी वीवियर का कितना प्यारा ये है ना, इसको आप जरूर एक बार देखें। इंपॉर्टेंट वर्क से देखिए, द सेकंड सेक्स 1949 में आया है, द वुमेन डिस्ट्रॉयड 1967 में है, द मेंटरीज 1954 में है, मेमोयर्स ऑफ अ ड्यूटीफुल डॉटर, मेमोयर्स ऑफ अ ड्यूटीफुल डॉटर 1958 में, शी कैम टू स्टे 1943 में, द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी 1947 में, ऑल मेन आर मॉर्टल। ये देखिए है ना, उन्होंने लिखा कि ऑल मेन आर मॉर्टल। क्यों लिखा? मनुष्य अपने आप को क्या मान रहा है ना, मनुष्य अपने आप को अमर, अमर तो है ही नहीं ना, है ना, नो वन इज इमोर्टल। सब कुछ क्या है, सारे मनुष्य क्या है, यहाँ पर आप सभी मनुष्य ले लीजिए कैसे मॉर्टल है, ठीक है ना। लेटर्स टू सटार सेटर, है ना, ये देखिए, एडियक्स फेयरवेल टू सेटर, ये राइटर होंगे। द कमिंग ऑफ एज, कमिंग ऑफ एज, ठीक है, थैंक यू। द ब्लड ऑफ अदर्स, द ब्लड ऑफ द अदर्स 1945 में, एक और ये है यहाँ पर, ऑल सेड एंड डन। ये देखिए, ऑल सेड एंड डन 1972 में। सारे वर्क किसके हैं? साइमन डी बेवियर के हैं, है ना, बीवायर, बीवायर है, ठीक है। लेस बिलीज इमेजेस चूंकि फ्रांस में है तो 1966 में, अमेरिका डे बाय डे, द इंडिपेंडेंट वुमेन, द इंडिपेंडेंट वुमेन, डायरी ऑफ अ फिलोसॉफी स्टूडेंट, द लॉन्ग मार्च, है ना, मस्ट वी बर्न सेज 1953, है ना, पायरो एंड साइनीज, ये थोड़ा सा फ्रेंच वर्ड भी होंगे। व्हेन थिंग्स ऑफ द स्पीड कम फर्स्ट, तो द प्राइम ऑफ लेक, छोटे छोटे जो है ना उनको आप याद कर लेना, इतना सारा याद करना मुश्किल है ना, कई बार। आफ्टर द वार, फोर्स ऑफ सर्कमटेंसेस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था, टुडे आई विल टेक 30 मिनट्स क्लास बिकॉज आई हैव अनदर ड्यूटी मंथ में मैंने, ठीक है, इट्स, ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, ठीक है, चलो तो थैंक यू वेरी मच।
ओके, थैंक यू।